वोट की अपील। मैंने कहा ना कि स्थानीय मुद्दों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। मतीन साहब का लड़का चुनाव लड़ रहा है, जुबेर, 21 साल यहाँ विधायक रहे हैं। रहमान साहब अभी विधायक हैं, 10 साल वो और उनकी पत्नी यहाँ पार्षद रहे हैं। और हाजी इशराक खान जो 5 वर्ष यहाँ एमएलए रहे हैं। अब उनकी तो बात मत पूछिए, अगर वो कामयाब एमएलए थे तो केजरीवाल साहब ने उनकी टिकट क्यों काटी? उनकी नाकामी और नकारापन के कारण ही टिकट काटी थी। तो क्या जिसको आपने फेल कर दिया उसको जबरदस्ती पास करना चाहते हो? क्या आपने देखा है कि कोई ग्रेजुएशन करने के बाद 10वीं पढ़ने आता हो? तो ये सवाल मेरे मन में है और ये सवाल लोगों के बीच में मैं लेकर गया हूं और लोगों ने माना है कि यह विकास नहीं हुआ है। सिर्फ 70 साल भारतीय जनता पार्टी से डरा डरा कर वोट लिया है। और एक विज्ञापन मैंने टीवी में देखा था कि डर के आगे जीत है, और उस विज्ञापन की अपील में यहाँ की आम नागरिकों से की है, वो मान रहे हैं। मुख्यमंत्री आप सोच सकते हैं कि उनके माथे पर पसीना क्यों आया है, कि 5 उपचुनाव में भी उनको नीचे उतरना पड़ा। और सबसे बड़ी बात है कि 5 में से 4 सीट उन्हीं के पास थी, हमारे पास तो सिर्फ 1 सीट थी। तो इसका मतलब उनके माथे पे पसीना छलक आया है। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, कल चौहान बागड़ में जो मैंने उनकी यात्रा देखी है, आम नागरिकों का बिल्कुल समर्थन नहीं था। बमुश्किल 500-700 लोग थे, जिसमें से 90% बाहर के लोग थे। 10 बसें बाहर पुस्ते पर खड़ी हुई थी जो लोगों को लेकर आई थी, उसके नंबर भी हमने नोट कर रखे हैं। तो आप समझ सकते हैं स्थानीय लोगों ने उनको नकार दिया है और वो यहाँ बुरी तरह से चुनाव हार रहे हैं। आम आदमी पार्टी की यहाँ जमानत जब्त होने वाली है, ये मैं आपको विश्वास से कह रहा हूँ। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, विपक्ष का विधायक होने के बाद भी मैं ये कहना चाहता हूं कि शीला जी जब मुख्यमंत्री थी, कांग्रेस ने जब सरकार बनाई थी, तब उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स नहीं की थी। उन्होंने सौतेला व्यवहार नहीं किया था निगमों के साथ। और हमारी 1000 लड़ाइयां होती होंगी, पर फंड से पैसा रोकना, आप बताइए ना एजाज साहब, कोरोना वॉरियर्स कौन थे? ये निगम के सफाई कर्मचारी। कोरोना वॉरियर्स कौन थे? जो निगम के स्कूलों में राशन बंट रहा था, दिल्ली सरकार का राशन बंट रहा था, उनके डॉक्टर्स, उनके शिक्षक। तो वो सब उनका फंड रोकना, उनकी परिवार, उन्होंने जिंदगी लगाकर, गांव पर लगाकर लोगों की सेवा की है। तो ये तो बहुत घटिया सोचते हैं, ऐसा शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूं। वो बहुत घटिया सोचते हैं और वो सोचते हैं कि हथकंडों से वो एमसीडी पर काबिज हो जाएंगे, भाजपा को बदनाम कर देंगे। तो मुझे लगता है कि शिकारी बार बार दाना नहीं डाल सकता। एक बार मैंने पहले चुनाव से पहले कहा था, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, तो कभी कभी फंसा कर ले जाता है, पर हमेशा नहीं। तो मुझे लगता है कि उनकी ये चाल अब कामयाब नहीं होगी। एमसीडी को जो वो परेशान कर रहे हैं, हम पूरी ताकत से आएंगे। और अभी तो मैं कह ही रहा हूं कि नाजिर अंसारी को तो आप 10 महीने के लिए चुन रहे हो ना, 11 महीने के लिए काम ना करें तो आप बाहर बैठा देना। 70 साल उनको मौका दिया, क्या हमको 10 महीने भी मौका नहीं दे सकते? आप दीजिए ना साहब, विश्वास करके तो देखिए। इसी बात पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार क्या लग रहा है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई किस पार्टी से रहने वाली है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखिए, अभी तो मुझे लगता है कि वैसे तो ट्रेवलर फाइट है, पर हमारी जो लड़ाई है वो अभी कांग्रेस से मुझे ज्यादा दिख रही है। आम आदमी पार्टी का तो यहाँ अभी मुझे बहुत ही ज्यादा खराब स्थिति दिख रही है। उनकी जमानत भी बचेगी नहीं बचेगी, मैं कह नहीं सकता। मोहम्मद नाजिर जी 25 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या लगता है कि जीत पाएंगे? क्यों नहीं, हम पूरे विश्वास से लबालब भरे हुए हैं, लोगों के आकर्षण का केंद्र है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मेरी सारी बिरादरी के अमरोहा वाले वोट देंगे, ऐसा नहीं है। कुरैशी, पठानों में सब में मेरी बातचीत हुई है और ये कह रहे हैं कि मैं खिदमत करूंगा इंसानियत की, कौम की, क्षेत्र की, सबकी खिदमत करने के लिए तैयार हैं। तो हम पूरे विश्वास से भरे हुए हैं। अजय पवार जी, आपने भी मरकज का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में नहीं उठाया था, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी इस मुद्दे को उठाया है, तो क्या आप भी इमोशनल टच लिख करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो ये बताया कि एक जनभावना घर कर गई है। ये लोगों के दिल को हर्ट करने वाली बात थी
तो लोगों ने मुझसे सवाल किया तो मैंने एक जवाब भर दिया कि हमारे लिए बात उठती थी, हमने तो कोई बयान नहीं दिया, हमने तो मौलाना साहब को गिरफ्तार करने की बात नहीं कही थी। तो किसने की थी? जो गुनहगार है उसको सजा दो, अगर हम हैं तो हमें दो। इस वार्ड में ये मुद्दा सबसे ज्यादा है, विकास का मुद्दा बहुत पीछे छूट गया है और लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो मुख्य मुद्दा है वो इसी बात का है कि मौलाना साहब को मुकदमे दर्ज कराना और अलग से जो वो लिस्ट जारी करना वो लोगों में ज्यादा घर कर गया। लोग समझदार हैं और जिन्होंने खता की है उन्हें सजा मिलेगी। क्या काम रहेगा अगर सारी चीज को जनता चुनती है, पहला क्या कार्य रहेगा जो करवाने के बाद? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ की सफाई व्यवस्था दुरुस्त करनी, जो बेसिक काम है। कोई 25 गज का 50 गज का मकान बन रहा है, यही आके खड़ा हो जाता है, लेंटर के हिसाब से पैसा मांगता है, जवान बागड़ में एक पैसा किसी को लेने नहीं देंगे। सफाई पूरी रखेंगे, डार्क जोन है चुन चुन कर डार्क एरिया को खत्म करके प्रकाश की लाइट की व्यवस्था करेंगे। जो बेसिक काम है पहले वो करेंगे। जिनके लाइसेंस नहीं बने हैं, अफसर आके खड़ा हो जाता है, मीट का लाइसेंस, स्क्रैप का लाइसेंस, वो लाइसेंस बनवाने का काम करेंगे। जो उनके चेयरमैन के अग्रवाल जी बैठे हुए हैं, इन्होंने प्रॉमिस किया है। तो हम वो सारे काम करेंगे जो बेसिक तौर पर लोगों की जिंदगी में जुड़ी हुई है और रोज की जरूरत है। सर, आपने खुद ही एक आरोप लगाया कि लैंडर पे पैसे लेने के लिए डिमांड करी जाती है, यही मुद्दा पूरी दिल्ली में भाजपा को कहीं ना कहीं बैकफुट पे लेके जा रहा है, क्या कहेंगे सर? नहीं, हम तो इसके खिलाफ है ना जी, और हम तो कहते हैं हमें कोई 1 इंच भी, 1 बाल बराबर भी सबूत दे। अभी हमने किसने किया? अभी आपने देखा होगा श्याम सुंदर जी के वार्ड में हमने IB के थ्रू और 2 अफसरों को हमने वहां पर गिरफ्तार करवाया। किसने करवाया? हमने कराया, क्योंकि हम जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर बिलीव करते हैं। ये किसी और ने थोड़ी किया, ये हमने कराया ना साहब। तो हमको कोई भी, पूरी जनता से कह रहा हूं मैं कि मुझे व्यक्तिगत तौर पर अगर पूरे दिल्ली में से कोई भी एक भी भ्रष्टाचार का सबूत किसी के खिलाफ भी दोगे तो मैं उसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम साथ में खड़ा करके उठाऊंगा। नाजिर जी जीतते हैं यहाँ से, तो सबसे पहले जो शिक्षा का अभाव है इस क्षेत्र में, क्या कार्य करेंगे शिक्षा के लिए? मैंने कहा ना कि बुनियादी जितनी चीजें हैं वो सब करेंगे। आज देखिए ना, मिड डे मील नहीं आया तो भी हमने क्या किया, सूखा राशन उसके परिवारों को दिया है। शिक्षक का बेसिक स्तर, स्मार्ट क्लास के लिए मैं आपके चैनल्स के माध्यम से दावा कर रहा हूँ। ब्रह्मपुरी एक्स ब्लॉक में मैं अभी गया था, वहां के जो हमारा MCD का प्राइमरी स्कूल है, मैं पूरे दावे से कहता हूं कि पूरी दिल्ली सरकार को चैलेंज करता हूं आपके माध्यम से, एक भी स्कूल उसके बराबर से तुलना करके दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि दिल्ली सरकार कुछ काम कर रही है, जो बड़ी बड़ी शिक्षा की बात है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो यहाँ पे रह चुकी है, कोई विकास कार्य नहीं करेगा शिक्षा में, कह तो दिया जी, स्मार्ट क्लासेस खुलवाएंगे। बंद तो जाने दो एक बार, उसके बाद ही तो करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक लास्ट सवाल ये है जी। कि नाजिर जी 26 साल से यहाँ है और लगभग 33% अंसारी वोट है इस बार, कितना अंसारी सपोर्ट है? अब देखिए, मैं बिरादरी बात पे तो नहीं जाऊंगा, पर ये तो स्वाभाविक सी बात होती है। अब अंसारी बिरादरी हो या अमरोही हो, अमरोहा के रहने वाले, उनको थोड़ा ज्यादा उत्साह है। मैं तो कुरैशियों में भी बैठता हूँ, मैं तो पठानों में भी बैठता हूँ, तो ऐसा कोई मुद्दा नहीं है कि बात तो लड़ाई स्थानीय मुद्दों पर है। सर, एक सवाल मेरा है, मैं नई दिल्ली से ज्योति हूँ। इतिहास में आज तक बीजेपी की इस क्षेत्र से जीत नहीं हुई है, तो आप इस बार आपने क्या किया है कि आपको लग रहा है आपने अपनी जीत सुनिश्चित की है? देखिए, आपने अच्छा सवाल किया। आप बताइए ना, जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण रामेश्वर तक हम कहाँ खड़े थे? और जब मोदी जी ने सरकार संभाली 2014 में, तब भी हम 7 स्टेट में थे ओनली। आज 18 स्टेट में तो हमारी सीधी सरकार है, 21 स्टेट में हम शासन कर रहे हैं। तो ये इसलिए है क्योंकि हमारा काम लोगों को पसंद है। अब गुजरात के चुनाव भी देखिए, परसों आपने देखा होगा गुजरात के रिजल्ट, और हमने बड़ी तादाद में मुस्लिम भाइयों को टिकट दी थी और बड़ी तादाद में मुस्लिम भाई भी जीत कर आए हैं। तो इसलिए हमें बिलीव है कि हम अगर कोई मरुभूमि समझे तो मरुभूमि पर भी कमल खिलाने का मादा रखते हैं। चौहान बागेड़वाड़ मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, दिल्ली दंगों को लेकर कहीं ना कहीं जनता की जिसके लिए गौर से दोनों पार्टी के लिए, क्या लगता है कि आपकी पार्टी के प्रत्याशी को जनता की वोट देगी? दंगों में किसने इस्तेमाल किया? यहाँ के लोगों को किसने भड़काया?
इन्हीं दोनों पार्टियों ने भड़काया ना। हम तो कह रहे हैं ना बार बार कि हमारा विश्वास करो, और विश्वास के साथ आगे बढ़ने में बिलीव रखते हैं हम। मुझे लगता है दंगा पीछे छूट गया है, हमने 2 कदम आगे बढ़ाया है। अगर मुस्लिम भाई 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से भारत सरकार 10 कदम आगे बढ़ेगी। धन्यवाद। चौहान बांगड़ एक ऐसी सीट है जिसे हमने कभी नहीं जीता, और यह भी सत्य है कि हमें वोट भी बहुत कम मिलते थे। 39,433 वोट हैं, लगभग 40,000 समझिए आप। जहां तक धार्मिक और सामाजिक समीकरण है तो इसमें 99% मुस्लिम वोट है, 1% यहाँ हिंदू वोट है। और समाजों में भी अंसारी बिरादरी, पठान बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, ये सभी बिरादरियां इसमें हैं। इस बार चुनाव लड़ करके एज इलेक्शन इंचार्ज मुझे ये लगता है कि ट्रायंगुलर चुनाव है, और इस ट्रायंगुलर चुनाव में हमें अपनी काफी संभावना नजर आती है। हम अपनी जीत के प्रति आश्वस्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार से लोग मिल रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों का रिएक्शन मिल रहा है हमको मिलने के बाद, वह बड़ा पॉजिटिव है, सकारात्मक है। और हमारा जो थीम है चुनाव का लड़ने का, वह 2-3 बिंदुओं पर है। प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जोड़ा है उन्होंने इस बार। तो हम ये कह रहे हैं कि हम विश्वास लेने भी आए हैं और हम विश्वास देने भी आए हैं। आप हम पर विश्वास तो करके देखिए। 70 साल तो आपने उनको आजमा नहीं दिया ना। कौन सा चौहान बांगड़ पेरिस बन गया, लंदन बन गया? चौहान बांगड़ तो दिल्ली के सबसे पिछड़े वार्डों में से एक वार्ड है। तो जिन लोगों ने 21 साल, 10 साल, 5 साल या हुकूमत की है, वह लोग 1 इंच विकास नहीं कर पाए। मैं कहता हूं देश के साथ चलो, युवाओं के भविष्य के बारे में सोचो। मुख्य धारा में, मुख्य पार्टी के साथ यदि चौहान बांगड़ चलेगा तो इसका सर्वांगीण विकास होगा। ये मेरा जाति तौर पर भी, पार्टी के तौर पर भी मानना है। मुझे लगता है कि धार्मिक इशू पर अगर बात करूं मैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के मन में एक बात जो मुझे महसूस हुई कि लोग कहते हैं कि भाई हम प्रो हिंदू पार्टी हैं, लेकिन जब कोरोना का इशू आया दिल्ली में, तो मौलाना साद हो या मरकज का इशू हो, हमारे प्रधानमंत्री ने कुछ बयान नहीं दिया, हमारी पार्टी ने कोई बयान नहीं दिया। मुसलमान भाई जानते हैं इस बात को। तो किसने उठाई थी ये बात? किसने कड़कड़े में उठाया किया था उनको? सजा तो उसको मिलनी चाहिए जिसने दिल्ली के आंकड़े भी एक अलग लाइन बना करके मरकज की आंकड़े देने शुरू किए थे। वो कौन मुख्यमंत्री था? सजा तो उसको मिलनी चाहिए। और ये बात मेरे मुस्लिम भाइयों के दिल में बसी हुई है, मैं जानता हूं उस बात को। तो मुझे लगता है कि परसों चुनाव है, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक हम बड़ी पदयात्रा भी निकाल लेंगे, जिसमें नाजिर साहब और एजाज हुसैन जी होंगे। मैं 2-2 मिनट का समय एजाज साहब को और नाजिर साहब को और हारून साहब को दूंगा। उसके बाद आपकी कुछ सवाल जवाब होंगे तो उनसे जवाब सवाल करेंगे, और उसके बाद आज की ये प्रेस वार्ता समाप्त होगी, और प्रेस वार्ता के बाद आप भोजन लेकर जाएंगे। तो सबसे पहले मैं दे रहा हूँ एजाज साहब को, कश्मीर घाटी में कमल खिलाने वाले, हिंदुस्तान के नेशनल हीरो बनने वाले इंजीनियर एजाज हुसैन।
आप सबका मेरा टाइम भी आगे मेरा भी टाइम भाई को दे। आप सबका स्वागत। आज हम लोग दिल्ली जो नगर निगम चुनाव हो रहे हैं उसमें उपस्थित हुए हैं अपने मुसलमान भाइयों को ये बताने के लिए कि अगर हम लोग घाटी में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला सकते हैं तो यहाँ पर दिल्ली में भी हम लोग खिला सकते हैं। और जिस प्रकार से हमारे सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, एक पिछले 70 सालों से एक प्रोपेगेंडा बनाया गया है कि दो प्रोपेगेंडा ज्यादा चलते हैं यहाँ पर। एक भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है और दूसरा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में नहीं हो सकता। मैं ये दोनों चीजें सिद्ध करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी, मैंने हर बार ये बोलता हूँ कि जब तक मुसलमान भारतीय जनता पार्टी में आएंगे नहीं तो फिर मुसलमानों का कैसे विकास हो सकता है। इसलिए आज मुसलमानों को आने की आवश्यकता है। मुसलमानों को अपनी भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, ये कोई रिलीजियस सेटअप नहीं है कि हम लोग कोई मजहबी स्थान में बैठे हैं। हम लोग विकास चाहते हैं, हम लोग डेवलपमेंट करना चाहते हैं और अमन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो पिछले कई 70 सालों से जो एक प्रोपेगेंडा बनाया है, मुसलमानों को खाली वोट बैंक के लिए यूज किया गया है। हमने देखा जहां जहां मुसलमान जो बस्तियां हैं, जहां मेजोरिटी मुसलमानों की है, वहां कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, वहां कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहां कोई सैनिटेशन नहीं है, वहां कोई फैसिलिटी नहीं है। इसलिए मैं अपने मुसलमान भाइयों को ये अनुरोध करने आया हूं यहाँ पे कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है, जो हमारे अर्दिल अजीज नजीर अंसारी साहब है, उनको जिता किए ताकि आने वाले समय में जब बात उठे कि मुसलमानों की और भारतीय जनता पार्टी में भागीदारी की, तब ऐसे लोग सामने आ जाएं जो आने वाले टाइम में भविष्य में मुसलमानों के लिए काम करें। आप सबको पता होगा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर कितना हमारे प्रति सोचते हैं, हर एक फर्द के लिए सोचते हैं। अगर पहले जो माइनॉरिटी की जो हमारी मंत्रालय होती थी उसमें उतने फंड्स नहीं होते थे, आज 22,000 करोड़ से ज्यादा फंड प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ माइनॉरिटी के लिए दे दिए है। चाहे प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हो, या चाहे आवास योजना हो, चाहे सैनिटेशन हो, चाहे जल घर तक पहुंचाने की बात हो, या बाकी सारे मुद्दे कि हर घर में बिजली जानी चाहिए। मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा जो लाभार्थी रहे हैं वो मुसलमान है, क्योंकि बाकी जगह पे जहां जहां जिस प्रदेश में चाहे हिंदू समाज के लोग थे या बाकी वर्ग के लोग थे, उन तक वो सारी सुविधाएं पहुंच गई थी और कहीं भी पहुंची थी। लेकिन सबसे ज्यादा अगर देखा जाए जो लाभार्थी है, जो जिन्होंने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री जी के जो सरकार में सबसे ज्यादा कोई लाभ उठाया होगा तो मुसलमान होगा। इसलिए मुसलमानों को भी आगे आने की आवश्यकता है। और जैसे हमारी पार्टी हमेशा बोलती है कि हम लोग हर किसी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जैसे हमारे भाई ने बोला कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं विकास के साथ विश्वास भी हो। हम लोग चाहते हैं कि हम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मुसलमानों को आगे लेके जाना चाहते हैं। हमारी पार्टी मुसलमानों को आगे लेके आना चाहती है, लेकिन मुसलमानों को भी चाहिए कि वो विश्वास पे खड़े उतरे और विश्वास के साथ आगे भारतीय जनता पार्टी का हाथ और दामन थामे, ताकि आने वाले समय में उनका भी समाधान हो। मैं ये चीज मानता हूँ कि जब सियासत कोई करता है, ये हिंदू मुस्लिम में कोई बंटवारा नहीं होता है।